हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करें ब्लड कोगुलेशन के बारे में। ब्लड कोगुलेशन का मतलब सिंपल सा मीन होता है कि जो मेरा जो ब्लड कंपोनेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है, उस ब्लड कंपोनेंट का सेमी सॉलिड मास में कन्वर्जन होना, उसको ब्लड कोगुलेशन बोला जाता है। और ब्लड कोगुलेशन में क्या होता है, बहुत सारा फैक्टर्स आता है उसके अंदर। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है ब्लड कोगुलेशन की अगर बात करें एक सीरियल बेस पर, तो सबसे पहले क्या होता है प्लेटलेट प्लग बनता है। उस प्लेटलेट प्लग बनने के बाद क्या होता है कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट होता है। मतलब कोगुलेशन फैक्टर मतलब होते हैं जैसे कि इंटेंसिव पाथवे होता है, एक्सटेंसिव पाथवे होता है, उसमें बहुत सारा 9, 10, 8 ये सब इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद क्या होता है प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है, प्लेटलेट एक्टिवेट होगा। फिर प्लेटलेट के एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है प्लेटलेट का एडिशन होगा। प्लेटलेट का एडिशन होने के बाद फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। प्लेटलेट के एग्रीगेट होने से प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बनेगा। फिर प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग में अगर फाइब्रिन का डायमर बन जाए, बहुत सारा मतलब डायमर नहीं, बहुत सारे फाइब्रिन अगर क्रोसली एक दूसरे को मतलब वहाँ पर एकुमुलेट हो जाए, फाइब्रिन का एकुमुलेशन सीधी सी बात करें तो हम तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग। और ये क्या होता है सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग कंपेरिजन में क्या होता है सॉलिड होता है, मतलब क्या मजबूत होता है। इसके बाद क्लोट बनते हैं, फिर थ्रोम्बस एम्बुलस की बात करेंगे। तो और इसमें सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें प्लेटलेट एडिशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन, इसमें क्या होता है बेसिक डिफरेंस होता है। एडिशन और एग्रीगेशन क्या होता है कि प्लेटलेट एडिशन का मतलब होता है अगर एक प्लेटलेट मॉलिक्यूल अगर दूसरे प्लेटलेट मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर चिपकता है, मतलब क्या एक दूसरे से सटता है, तो उसको हम एडिशन नहीं बोलते, उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। मतलब क्या है कि प्लेटलेट मॉलिक्यूल अगर जो इंडोथेलियम लाइनिंग है, इंडोथेलियम लाइनिंग से आकर चिपकता है, मतलब कि वहाँ पर प्लेटलेट का दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं, तो उसको हम बोलेंगे प्लेटलेट एडिशन। और एग्रीगेशन में क्या होता है अगर वही प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के ऊपर जाकर के एग्रीगेट हो जाए, मतलब वहाँ पर जाकर कर अटैच हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्लेटलेट एडिशन। मतलब क्या मॉलिक्यूल का नेचर सेम नहीं होना चाहिए। अगर एक दूसरा प्लेटलेट है, पहला प्लेटलेट है, तो दूसरा प्लेटलेट के अलावा दूसरा होना चाहिए, मतलब इंडोथेलियम लाइनिंग हो गई तो एडिशन हो गया। अगर वही प्लेटलेट सेम प्लेटलेट के ऊपर आ गए तो उसको प्लेटलेट एग्रीगेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोगुलेशन में क्या होता है। मतलब अगर हम बात करें कोगुलेशन की, तो कोगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अगर कोगुलेशन की हम बात करें तो इसमें हम अगर डिफिनेशन बोले तो ये एक तरह का प्रॉपर्टी है प्लाज्मा। कोगुलेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा है, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। आखिर हम प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा क्यों बोलते हैं। कोगुलेशन में क्या होता है कि कोगुलेशन में बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहा है इसलिए कोगुलेशन होता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन अलग चीज़ है और कोगुलेशन अलग चीज़ है। और कोगुलेशन एक प्लाज्मा की प्रॉपर्टी होती है। कोगुलेशन का मतलब ही होता है जो जो हमारा लीवर सेल जो होता है, लीवर सेल बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन्स रिलीज करता है। तो उसमें हम एक बात करते हैं कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि बोलते हैं सोल्यूबल फिब्रिनोजेन, सोल्यूबल फिब्रिनोजेन। ये क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में होता है, मतलब कि ब्लड कंपोनेंट में सोल्यूबल रहेगा, वो ब्लड के साथ वो फ्लो करता रहेगा। और अगर यही सोल्यूबल फिब्रिनोजेन अगर इनसोल्यूबल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये इनसोल्यूबल हो गया, अगर ये सोल्यूबल फिब्रिनोजेन अगर इंसोल्यूबल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि कोगुलेशन हो गया ब्लड का। और ये सोल्यूबल फिब्रिनोजेन कुछ नहीं, एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है जो लिवर रिलीज करते रहता है। ठीक, तो अब थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं कि मान के चलिए मेरा ब्लड कैपिलरी है, मान के चलिए ये मान के चलिए मेरा ये ब्लड कैपिलरी, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें ब्लड का मान के चलिए मेरा अपना क्या है ब्लड कैपिलरी है। ठीक, ब्लड कैपिलरी है। ठीक, इसमें इसमें क्या है कि ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें बहुत ब्लड कंपोनेंट्स का फ्लो हो रहा है। तो अगर ब्लड कंपोनेंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड कंपोनेंट के साथ दो लीवर सेल का जो प्रोडक्ट है जो हमारा फाइब्रिनोजेन, वो भी तो इसके साथ फ्लो कर रहा होगा। लेकिन क्या हम मान लेते हैं कि किसी कारणवश मान लीजिए कोई आपको बर्न हो गया है, कोई ट्रोमा हो गया, या फिर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो गया ब्लड के अंदर, तो उसके चलते क्या होता है ना कि सब इंडोथेलियम जो लाइनिंग होता है उसका डिस्ट्रक्शन, इंडोथेलियम सेल जो होता है वो टूट जाता है। मान के चलिए कि इस जगह पर अगर कोई ऐसा रीजन ट्रोमा दूसरी तीसरी कारण का, जैसे कई कई बार क्या होता है कैनानिकुली को डाला जाता है जो वेन सब के अंदर, तो वहाँ भी थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब वहाँ भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो मान चलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, इस ब्लड कैपिलरी का डिस्ट्रक्शन होगा किसी भी कारण से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक तरह से हम मान लेते हैं इंजर्ड पार्ट है हमारे ब्लड वेसल्स का, ये इंजर्ड है। तो इंजर्ड होने से यहाँ क्या होगा, अगर इंजर्ड हो गया तो ये यहाँ से ब्लड का मूवमेंट स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ब्लड कम, अगर मैटर करता है कि मतलब इंजर्ड पोर्शन कितना है, अगर कम है तो कम में होगा, तो सिंपल सी बात है। लेकिन क्या है कि ये जो इंजर्ड पोर्शन है, इस इंजर्ड पोर्शन में हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ इंजर्ड पोर्शन पे एक सेमी सॉलिड मास एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कि इकट्ठा हो जाता है। और ये सेमी सॉलिड मास और कुछ नहीं होता, ये इनसोल्यूबल फाइब्रिनोजन होता है, जो प्राइमरी बना, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी में ही फिब्रिनोजन आकर डिपॉजिट होता है, तो एक मास बन जाता है। तो इंजर्ड वाला पोर्शन है इसी, मतलब अब हमने तो इतना, लेकिन क्या है, अगर कोई इंजर्ड ब्लड वेसल्स या कोई इंजर्ड, हमको इंजरी हो गई, तो आप सेमी सॉलिड मास तो हो गया, क्योंकि आप प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेट होगा, चार्ज होता है, प्लेटलेट्स का चार्जिंग होता है उसके अंदर। लेकिन क्या है, उससे पहले हमको ये चीज़ें जाननी जरूरी है कि जो हमारा जो ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो इंडोथेलियम सेल्स होते हैं, आखिर ब्लड कैपिलरी में कौन कौन ऐसा मैकेनिज्म है जो कि प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने जाता, मतलब प्लेटलेट को, जो प्लेटलेट जो जो प्लेटलेट क्लोट बना रहा था, जो सेमी सॉलिड मास बना रहा था, उसको ये होने ही नहीं देगा। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अगर उन फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर में प्रॉब्लम होगा, तब जाकर के आपको फिब्रिनोजन का कन्वर्जन होता है, प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, एक हेल्दी पर्सन में कभी नहीं होगा, प्लेटलेट पर कोगुलेशन, ये सब एक हेल्दी में नहीं होगा। अगर ब्लड कैपिलरी डैमेज होगी, तब ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एक्टिवेट होती है, धीरे धीरे एक्टिवेट होती है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, मतलब बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चीज़ें जो हमको बताती है, मतलब प्रिवेंट करती है। अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, वैसे तो क्या होता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल का ब्लड क्लॉट नहीं होता, लेकिन सम कुछ डिजीज में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पर इंजरी की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसको बताने से पहले हमको सबसे पहले ये करना है कि हम ब्लड वेसल्स एक बनाते हैं अपना, उस वेसल्स के अंदर फिर हम सारे फैक्टर्स को देखेंगे। तो इसमें है, ये हमारा ब्लड वेसल बन रहा है, इंडोथीलियम सेल है, इसको हम, इसमें क्या है, इंडोथीलियम सेल है। इंडोथीलियम सेल की लाइनिंग होती है ब्लड कैपिलरी में। ऐसे ही दोनों साइड। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेल्दी इंडोथीलियम सेल है, जो हेल्दी जो हमारा इंडोथीलियम सेल है, उसके अंदर सबसे जो ये है, तो अगर हम एक हेल्दी, मतलब ये सब अभी नॉर्मल कंडीशन की बात चल रही है। ये मेरा क्या है कि अभी हेल्दी इंडोथीलियम सेल है, तो ये हेल्दी इंडोथीलियम सेल क्या होता है कि केमिकल्स रिलीज करते रहता है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है। जो हेल्दी इंडोथीलियम सेल सबसे पहले तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने के बाद ये क्या करता है, PGI2 जिसको बोलता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, इसको बुलाता है प्रोस्टासाइक्लिन। और तीसरा रिलीज करता है जिसको बुलाते हैं ADP डी फास्फेटेज, मतलब क्या है, अगर हम हेल्दी इंडोथीलियम सेल की बात करें, तो हमारा हेल्दी इंडोथीलियम सेल नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा, प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज करेगा, और ADP डी फास्फेटेज रिलीज करेगा। आखिर ये तीनों का काम क्या है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज किया, प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 रिलीज किया, ADP डी फास्फेटेज रिलीज किया, जो हेल्दी था, जहाँ पर इंजरी नहीं हुई थी ब्लड वेसल्स में, आखिर करता क्या है। तो ये सीधी सी सिंपल सी बात है कि ये करेगा क्या, कि मान के लिए मेरा प्लेटलेट है, ठीक, ये मेरा प्लेटलेट, ये
पी से दिखा, और ये मेरा प्लेटलेट है। प्लेटलेट क्या होता है कि प्लेटलेट चाहेगा कि हम एक मतलब स्टिक हो जाए, ये जो ब्लड इंडोथेलियम सेल है उससे जाकर के स्टिक हो जाए। मतलब क्या, प्लेटलेट के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। मान के लिए मैंने ये रिसेप्टर्स में दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कलर से है, प्लेटलेट के ऊपर ये सारा रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर क्या होता है कि हमेशा एक्टिव फॉर्म में होता है, और ये एक्टिव फॉर्म के चलते क्या होता है, ये प्लेटलेट चाहता है कि हम इंडोथेलियम से जाकर चिपक जाए। मतलब क्या कि अगर यहाँ पर मतलब ये इसका टेंडेंसी होता है कि इंडोथेलियम सेल से चिपकना, जहाँ भी इंडोथेलियम सेल मिलेगा प्लेटलेट वहाँ से जाकर चिपक जाएगा, क्योंकि इसका जो रिसेप्टर होता है हमेशा एक्टिव फॉर्म में फ्लो करता है। तो ये एनओ क्या करता है, जो हमारा जो हेल्दी इंडोथेलियम से रिलीज हुआ है ये केमिकल्स NO, PGI2, ADP फॉस्फेटेज, ये क्या करते हैं, ये तीनों जाकर कर इसके रिसेप्टर्स को ही डीएक्टिवेट कर देते हैं। मतलब इसका काम होता है डीएक्टिवेशन और रिसेप्टर ऑफ द प्लाज्मा प्लेटलेट्स। मतलब क्या, अगर हम सिंपल सी बात करें, ये प्लेटलेट आ रहा था इंडोथेलियम सेल से चिपकने आ रहा था, लेकिन क्या क्या ये मेरा NO, PGI2 और ये जो था ADP फॉस्फेट, ये क्या क्या इसको चिपकने नहीं दिया, इसको क्या रिपेल कर दिया, इस प्लेटलेट्स को दूर फेंक दिया, मतलब रिपेल कर दिया। ठीक, लेकिन मतलब इसको चिपकने से, ये हमारा रिसेप्टर्स है सब रेड कलर का। आखिर ये होता क्या है कि जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है और PGI2 ADP फॉस्फेटेज होता है, हमेशा याद रखना है कि ADP जो होता है कि प्लेटलेट को फेवर करता है। मतलब ये चाहता है कि प्लेटलेट जो चिपक जाए कहीं भी। मतलब क्या है, ये जो ADP फॉस्फेटेज है, तो जो ADP चाहता है हमेशा कि जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट का रिसेप्ट प्लेटलेट जो है ये इंडोथेलियम से जाकर चिपक जाए। लेकिन क्या है कि ADP फेवर करता है, लेकिन यहाँ पे क्या ADP फॉस्फेटेज मतलब क्या है, ये ADP को ही तोड़ देता है। जो चीज़ फेवर कर रही थी प्लेटलेट को चिपकने से, उसको ही तोड़ दिया, मतलब डिसोसिएट कर दिया। मतलब क्या, अब प्लेटलेट के रिसेप्टर काम लायक बचे नहीं। अगर प्लेटलेट के रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि इंडोथेलियम से जाकर कभी मतलब चिपकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इसमें हम सीधी से अगर हम बात करें कि इसका तो सिंपल सी ये पहला तो यही है कि आपको ये बात याद रखनी कि नाइट्रिक ऑक्साइड PGI2 ADP ये तीनों रिलीज करती है। ये तीनों रिलीज होती हैं जो हमारा जो प्लेटलेट्स चिपकने आता है, क्योंकि प्लेटलेट्स हमेशा एक्टिव फॉर्म में होते हैं इसके रिसेप्टर, और अगर रिसेप्टर एक्टिव फॉर्म में तो ये एंडोथेलियम सेल से चिपकना चाहेगा। मतलब क्या, स्टिक होना चाहेगा। तो उस कंडीशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल, जैसे ये तीनों मॉलिक्यूल्स निकले, तो ADP फॉस्फेटेज क्या करता है, इसके रिसेप्टर को ही बर्बाद कर देता है, मतलब इसके रिसेप्टर को डीएक्टिवेट कर देता है। अगर रिसेप्टर डीएक्टिवेट हो गया तो ये अब इंडोथेलियम सेल से नहीं चिपकेगा। मतलब क्या है, और ये प्लेटलेट की प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हम प्लेटलेट की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देखें तो प्लेटलेट क्या करता है, ये बाइंड विथ एक्स्ट्रा और ये प्लेटलेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लेटलेट क्या करता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है इंडोथेलियम सेल की, तो उससे जाकर के बाइंड करने की प्रॉपर्टी होती है इसकी। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जाकर प्लेटलेट बाइंड होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो है ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड होना चाहता है, लेकिन हमारा जो हेल्दी इंडोथेलियल लाइनिंग है वो एक तरह का क्या होता है, पार्टीशन का काम करता है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि एक पार्टीशन है बिटवीन प्लेटलेट एंड मैट्रिक्स के बीच में, एक इंडोथेलियम से लाइनिंग जो पार्टीशन का काम करता है। ये प्लेटलेट को मैट्रिक्स तक पहुंचने ही नहीं देता है। जब तक प्लेटलेट मैट्रिक्स तक पहुंचेगा उससे पहले ये तीनों केमिकल्स रिलीज कर होता है, प्लेटलेट के रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करता है और प्लेटलेट रिपेल हो जाता है। मतलब प्लेटलेट का रिपल्सन होता है, प्लेटलेट कहीं और चला जाता है। पहला ये है। और दूसरी, अगर हम दूसरा बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर एक मोलिक्यूल्स होता है जिसको बनाता है हिपेरिन सल्फेट। ये जो H से बना रहे, ये अपना, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम लिख देते हैं हिपेरिन सल्फेट। सल्फेट को SO4-2 से दिखाना, हिपेरिन सल्फेट है। ये हिपेरिन सल्फेट क्या होता है कि इस हिपेरिन सल्फेट के ऊपर क्या होता है, एक मोलिक्यूल आकर के जुड़ जाता है। उस मोलिक्यूल को हम बोलते हैं क्या, ये जो ये है इसके ऊपर एक मोलिक्यूल आकर के जुड़ गया, ये मोलिक्यूल मेरा है।
इसके ऊपर मतलब आकर के ऐड हो जाता है। ठीक, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का है इसको बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3। ये मॉलिक्यूल है एंटी थ्रोम्बिन 3। ये क्या है? एंटी थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन को देखकर नहीं लगता एंटी थ्रोम्बिन मतलब क्या? थ्रोम्बस को बनने वाले जो रोकता है वो एंटी थ्रोम्बिन, नाम से ही पता चल रहा है। और ये भी एक तरह से लीवर से प्रोड्यूस होता है। ये भी क्या होता है? लीवर से प्रोड्यूस होता है एंटी थ्रोम्बिन 3। अब क्या है कि एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है, अब एंटी थ्रोम्बिन 3 इसका आखिर काम क्या है? तो मान चलिए एंटी थ्रोम्बिन 3 है। अब एंटी थ्रोम्बिन 3 के ऊपर क्या होता है? ठीक, एक तरह का सोचिए ये कटर होता है, मतलब एंटी थ्रोम्बिन 3 एक तरह का ऐसा मॉलिक्यूल जो कटिंग का काम करता है। मतलब क्या? इसके अगर यहाँ पर कोई अगर यहाँ कोई थ्रोम्बिन आ गया, मतलब क्या? ये थ्रोम्बिन आ गया, उसको भी ये कट कर देगा। एंटी थ्रोम्बिन नाम से नहीं लग रहा है कि ये थ्रोम्बिन को कट कर देगा। ये थ्रोम्बिन को तो कट करेगा ही, लेकिन क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स को भी ये इनएक्टिवेट कर देता है। मतलब अगर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 9 है, ये जो फैक्टर्स हैं ये तीनों को एक्टिवेट कर देता है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब क्या? ये जो एंटी, सबसे पहले तो हिपेरिन सल्फेट आया, दूसरा इंडोथेलियम सेल के ऊपर दूसरी मोलिकुल्स की बात करें, हिपेरिन सल्फेट था। हिपेरिन सल्फेट के ऊपर एंटी थ्रोम्बिन 3 मोलिकुल्स आकर एटीएच, और एंटी थ्रोम्बिन 3 मोलिकुल्स क्या करता है? डीएक्टिवेट कर देता है, थ्रोम्बिन को कट कर देगा। ये कटता थ्रोम्बिन एंड 9 और 10 जो फैक्टर्स था उसको भी ये डीएक्टिवेट कर देता है। मतलब क्या? अगर हम बात करें ये तीनों को डीएक्टिवेट कर देता है। ये डीएक्टिवेटेड, ये क्या है? डीएक्टिवेटेड। ये डीएक्टिवेट आखिर कौन करता है? तो ये एंटी थ्रोम्बिन 3 करता है। एंटी मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि हिपेरिन सल्फेट का भी रहना जरूरी है। हिपेरिन सल्फेट रहेगा तब एंटी थ्रोम्बिन 3 आएगा। एंटी थ्रोम्बिन 3 आएगा तो वो तीनों को डीएक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बिन को करेगा, प्लाज्मा फैक्टर जो 10A है उसको, क्लोटिंग फैक्टर और 9A को, तीनों डीएक्टिवेट करता है। ठीक, अब तीसरा मोलिक्यूल से पहले तो NO-PgI2 ADP डिफॉस्फेटेज की बात की, दूसरा हिपेरिन सल्फेट की बात की। अब हम तीसरा फैक्टर की बात कर रहे हैं। आखिर तीसरा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होता है? तो उसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम को एक कर रहे हैं, आखिर तीसरा मॉलिक्यूल कौन सा होता है। अब तीसरा मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। आखिर तीसरा मॉलिक्यूल ये इंडोथेलियम सेल की लाइनिंग है सारी। ये सारा इंडोथेलियम। अब तीसरा फैक्टर होता क्या है? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है, मान लीजिए ये एक तरह का ये मॉलिक्यूल है। और ये क्या होता है? इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही थ्रोम्बिन आकर के ऐड होता है, मतलब ये अपना थ्रोम्बिन है। ये क्या है? ये थ्रोम्बिन वाला जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, इसको हम लिख देते हैं थ्रोम्बिन। ये एक ऐसा इंडोथेलियम सेल के ऊपर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर थ्रोम्बिन आकर जुड़ जाता है तो ये क्या करता है कि थ्रोम्बिन को मॉड्यूलेट कर देता है, मतलब थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। मतलब क्या? मॉड्यूलेट कर दिया। अगर जो मतलब कि ये स्ट्रक्चर थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोमोडुलेटर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं थ्रोम्बोमोड्यूलेटर। थ्रोम्बोमोडुलेटर, थ्रोम्बिन आकर जैसे ही ऐड होगा तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है? उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मतलब मॉड्यूलेट कर देगा। इसलिए उसको बोला था थ्रोम्बोमोडुलेटर। और ये थ्रोम्बोमोडुलेटर क्या होता है? ये थ्रोम्बोमोडुलेटर, जैसे कि थ्रोम्बोमोडुलेटर में होता है क्या? जैसे कि मान करिए ये यहाँ पर कैल्शियम होता है। ये ठीक, ये बड़ा से दिखा दिया हम। ये कैल्शियम है, ये अपना कैल्शियम है। थ्रोम्बोमोडुलेटर क्या करता है?
ये क्या करता है कि कैल्शियम को एक्टिवेट करता है। ये यहाँ पर जो कैल्शियम है उसको एक्टिवेट करेगा। ये जो थ्रोम्बिन है, सबसे पहले तो एक का मॉलिक्यूल सा, सिंपल सा कोई मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर थ्रोम्बिन ऐड हुआ तो थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, कैल्शियम को एक्टिवेट करता है, मतलब प्रोटीन सी को। ये हाँ, ये कैल्शियम नहीं, ये प्रोटीन सी है, प्रोटीन सी। ये क्या है, ये प्रोटीन सी है। प्रोटीन सी, ये सी स्ट्रक्चर में दिख रहा है इसलिए प्रोटीन सी है। इसमें क्या हुआ, अब जैसे ही थ्रोम्बिन आया, थ्रोम्बिन आने से क्या हुआ, प्रोटीन सी एक्टिवेट हो गया। और प्रोटीन सी एक्टिवेट होने से क्या होता है, प्रोटीन सी का जैसे ही प्रोटीन सी एक्टिवेट हो गया, तो प्रोटीन सी एक्टिवेट होने से इसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 5A, ये 5A है, एक होता है 5A और दूसरा होता है 8A। ये क्या करता है, ये दोनों फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, 5A को भी और 8A को भी, दोनों फैक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे वहां पर डीएक्टिवेट हुआ था वैसे ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब कि हम सिंपल से अगर हम देखें, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर जैसे थ्रोम्बिन आकर ऐड हुआ तो थ्रोम्बिन मॉड्यूलेट हो गया, थ्रोम्बिन प्रोटीन सी को एक्टिवेट किया। और प्रोटीन सी क्या करता है कि प्लाज्मा फैक्टर 5A और 8A, ये तीन दोनों को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर हम बात करें थ्रोम्बोमोडुलेटर की, मतलब क्या, थ्रोम्बोमोडुलेटर मतलब क्या, हाइपर कोगुलेशन वाली एक्टिविटी, मतलब हाइपर कोगुलेट कर देगा, मतलब जल्दी कोगुलेशन के जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है इस कंडीशन में। मतलब इसमें तीन मोलिक्यूल्स हैं, तीन मोलिक्यूल्स की बात होगी। एक लास्ट आखिरी मोलिक्यूल हेल्दी इंडोथेलियम सेल में होता है कि जो क्या करता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको सेमी सोलिड नहीं बनने देता, उसको लिक्विड फॉर्म में फ्लो करवाता है। एक तीसरा मोलिक्यूल है, लास्ट मोलिक्यूल है, उसको बुलाता है क्या, टीसोप्लाज्मिनोजेन। एक मोलिक्यूल है, इसको बुलाता है टीसोप्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए। मतलब कि एक तीसरा केमिकल्स रिलीज होता है जिसको बुलाता है टीसोप्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये टीसोप्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर करता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है, टीसोप्लाज्मिनोजेन जो अपनी लीवर से आया है, क्यों, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिनोजन ये जो प्लाज्मिनोजन जो लीवर प्रोड्यूस किया था, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन उसको कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन फैक्टर, इसलिए टिश्यू बढ़ाते हुए टिश्यू इंडोथेलियम सेल से रिलीज हुआ है। मतलब क्या है कि टीपीए प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। और होता क्या है, मान के चलिए मेरा ब्लड कैपिलरी है, ठीक, मान के चलिए हम ये इस ब्लड कैपिलरी की इंडोथेलियम लाइनिंग है, ठीक, इस ब्लड कैपिलरी के अगर साइड में कोई इंजरी हो गई, तो इंजरी हो गई तो वहाँ पर सारे कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट होंगे। अब ये हेल्दी इंडोथेलियम लाइनिंग नहीं रही, ये इंजर्ड इंडोथेलियम लाइनिंग होगी। अगर इंजर्ड इंडोथेलियम लाइनिंग होगी तो वहाँ पर कोगुलेशन प्रॉपर्टी आएगी, मतलब कोगुलेट होगा। और कोगुलेट के लिए हम सबसे पहले बता चुके हैं कि फाइब्रिन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं परमानेंट कोई प्लग बन जाए, वो टूटे नहीं, स्ट्रॉन्ग बने, तो वहाँ पर फाइब्रिन का डिपोजिशन होना जरूरी है। मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि इंजर्ड, जहाँ पर इंजर्ड हुआ है वहाँ पर फाइब्रिन जरूर होगा, लेकिन क्या वो जो फाइब्रिन होगा वो तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइब्रिन ब्लड फ्लो के साथ वहाँ पर तो काम ही करे, वो ब्लड फ्लो के साथ हेल्दी इंडोथेलियम सेल के अंदर भी आ जाए। मतलब क्या, वो फाइब्रिन फ्लो होकर कहीं हेल्दी एरिया में भी आ सकता है। तो उस कंडीशन से बचाने के लिए क्या है कि हमारे पास एक टिश्यू प्लाज्मिन मतलब एक्टिवेटर होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन कन्वर्ट कर देगा। अब ये प्लाज्मिन क्या करता है, इस प्लाज्मिन का एक ही काम होता है कि ये कटिंग, ये भी एक तरह का कटर है। ये प्लाज्मिन क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन आ रहा है, मतलब क्या है, ये फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिन था उसको, फाइब्रिन को डीएक्टिवेट कर देता है, फाइब्रिन को तोड़ देता है, फाइब्रिन को तोड़ देता है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एफडीपी में तोड़ देगा। मतलब क्या, इसका हमको फायदा मिल गया। अगर हमारे पास टीपीए फैक्टर नहीं होता है, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर नहीं होता, तो हमारे पास इसकी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती। अगर कहीं भी इंडोथेलियम लाइनिंग की इंजरी होती तो वहाँ तो क्योर हो जाता, क्योंकि वहाँ पर फाइब्रिन अगर डिपोजिट होता है। लेकिन क्या होता है, ये फाइब्रिन
हेल्दी एरिया में भी आकर के एक्स्ट्रा डिपोजिशन कर देता है, मतलब एक्स्ट्रा डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या कि ये हम बोल सकते हैं कि थिकनिंग हो जाता है ब्लड वेसल्स की, जो कि एक हार्मफुल मतलब हो सकता है। मतलब जैसे कि अगर ये कोरोनरी आर्टरी में जाकर डिपोजिशन हो जाता, क्या होता है, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाता है, तो वो होती है। तो इसीलिए हमारे पास ये सब फैक्टर बनाए गए हैं मतलब हेल्दी इंडोथेलियम सेल के अंदर। तो इसका एक बार क्विक किया है कि हमारे हेल्दी इंडोथेलियम सेल एक नॉर्मल इंडोथेलियम सेल, अगर हम बात करते हैं कि अपनी इंडोथेलियम सेल की, तो एक इंडोथेलियम सेल एक नॉर्मल सेल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये प्रॉपर्टी हमको बहुत बहुत टाइम के बाद आकर पता चला कि एक नॉर्मल नहीं है, एक कॉमन कोई मतलब लाइनिंग नहीं है, एक स्पेशल लाइनिंग है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो बहुत सारी केमिकल्स को रिलीज करती है, जो कभी ब्लड कोगुलेशन से बचाती है और यही क्या करती है, ब्लड कोगुलेट करवाती है। मतलब इसका काम दोनों होता है, जहाँ जिस चीज़ की जरूरत हो वहाँ वो काम करती है। इसके अंदर तीनों आपको पता होना चाहिए, NOPGI2 ADP डिफॉस्फेटेज, ये पहला है। दूसरा है एंटी थ्रोम्बिन 3। तीसरा है कि थ्रोम्बिन, जो कि कैसे एक्टिवेट होता है, 5 और 8 जो 5 और 8 होते हैं फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनता है। और ये प्लाज्मिन क्या होता है, जो फाइब्रिन बन रहा है, जो नियर बाई कहीं भी इंजरी हो रही है तो उस फाइब्रिन को हेल्दी फ्लो के अंदर आने नहीं देता है, उसको तोड़ देता है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में तोड़ देता है। तो ये हमारा मतलब ये तो एक सिंपल सी ये है कि इसमें आपको इतना पता होना चाहिए। अब